let's welcome all our stalwarts of CMA final examination. Few of our stalwarts, not all. So we have our rank holders meet today with our qualified students of CMA examination. आप लोगों ने सबने अपना नाम में गलत कर रखा है अभी. हैबिट डालिए, नाम चेंज करिए. उधर CMA अपने नाम के आगे लगाना स्टार्ट करिए हर जगह. खाली अमरीश माझी नहीं चलेगा, खाली आदर्श सोलंकी नहीं चलेगा. और यहाँ पे जय किशन के साथ और एक इसका दोस्त भी है, ऋषभ चौधरी. तो खाली नाम अब पूरा कोरा नहीं चलेगा, नाम सोना लग रहा है. ठीक है, बहुत मेहनत से 3 शब्द आपने 5 साल के स्ट्रगल से कमाए हैं. तो ये 3 शब्द अब जहां तहां यूज कर देना, जहां तहां. ठीक है, कि लोग देखे कि भाई कौन है ये सीएम क्या, तो एटलीस्ट ये भी पूछे कि ये CMA क्या होता है भाई, ये भी चलेगा. मतलब अब जहां पर भी, मतलब कहीं होटल में बुकिंग कराओगे अपना नाम में लिखाना CMA आदर्श सोलंकी. ट्रेन का टिकट बुकिंग कराएंगे तो लिखा देना CMA आदर्श सोलंकी, जहां पर भी जाएंगे. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी deep congratulations to all of you, those who cleared, and you could also make it to have a discussion today together. So it is again a piece of another feeling कि चलो आप आए भी सही, आज का आज हम लोग मिल भी पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. ऑलराइट, सो अमरीश माझी आप बताइए आपका क्या रैंक आया है. आप अपने मुंह से बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या रैंक आया. मेरा रैंक आया 49. 49. और माझी आप कहाँ से हो? कोलकाता से? नहीं सर, बेसिकली मैं मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. मिदनापुर और कोलकाता हम लोगों के लिए एक ही है. नेक्स्ट वी हैव जय किशन एंड ऋषभ चौधरी टुगेदर इन वन फ्रेम. तो जय किशन, आपका रैंक क्या है, ऑल इंडिया रैंक? सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 38 है. 38 है. और ऋषभ? सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 24 है. तो ऋषभ का इंटर में भी रैंक था? जी सर, 27. तो 27. ऋषभ इंटर में जब रैंक लाया था तब मेरे पास आया था मिलने के लिए. तो हमने इसको बोला था अगर तुम फाइनल में भी रैंक लाएगा तब कुछ बात होगा, तुम्हारा लेगेसी बना रहेगा. और लाके दिखा दिया लड़का. आदर्श सोलंकी फ्रॉम अहमदाबाद सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. आप भी बता दीजिए ऑल इंडिया रैंक. 32 सर. ऑल इंडिया रैंक 32. Yes, ऑल इंडिया रैंक 32. So आदर्श गॉट ऑल इंडिया रैंक 32. तो शॉर्ट में आप लोग अपना स्टोरीज बताओ यार, क्या था, मतलब हाउ इट स्टार्टेड. मतलब पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोग के लिए कि क्या आपने कभी सोचा था कि रैंक आएगा? नहीं. सोच के पढ़े थे कि रैंक आ गया बस? आदर्श? हाँ सर, रैंक का तो ऐसा था कि रैंक का सोचा नहीं था, मतलब प्लान ही नहीं था कि बोथ ग्रुप देना है. मैं तो पिछली 2 बार भी सिंगल करके ही दे रहा था. तो सिंगल में कुछ मिसअप हो गया तो मैं सोचा कोई नहीं, दोनों ग्रुप ट्राई कर लेते हैं. तो बट दोनों ग्रुप में था कि कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा. तो उसके हिसाब से सब प्रॉपर प्लानिंग करके शेड्यूल करके सब अच्छे से मैनेज किया. और सुबह जब रिजल्ट आया तो पता चला कि पास हो गए थे, बट ये नहीं पता था कि रैंक आ जाएगा. तो दोपहर को मार्कशीट मैंने देखते ही आपको बोल दिया था चेक करो. हाँ राइट. ऋषभ, आपका क्या कहना है? सर मेरा और जय किशन हम लोग दोनों तो साथ ही में प्रिपरेशंस किए हैं ऑलमोस्ट सारा ही. सो बेसिकली हमारा तो ऐसा था सर कि वी स्टार्टेड आवर प्रिपरेशंस. हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए थे फरवरी 2023 से. एंड बेसिकली हम लोग दोनों साथ में थे, तो एक दूसरे का डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करके चलते थे. और वीकली प्लान्स हमारा होता था, शेड्यूल्स होता था, वो सब अकम्प्लिश करते थे. तो उसी के थ्रू हम लोग अचीव कर पाए. बेसिकली मेरा तो फिर भी सेट ऑफ में आया है. ये चीज न बताकर कोई फायदा नहीं होगा सर, तो ये बताना जरूरी है. नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए. यही तो रैंक का एडवांटेज है. रैंक का मतलब बेसिकली दोनों ग्रुप देने का एडवांटेज, एक सेट ऑफ, दूसरा 6 महीना बचा और तीसरा रैंक आ ही जाता है. राइट सर. आप जैसे बोल रहे फरवरी में स्टार्ट किया? यस सर, ये सबसे मतलब हमारे साथ में एक मिरेकल है, आप समझ लीजिए कि हम लोग एक्चुअली मैं 2019 में अपना इंटर क्लियर किया था दिसंबर में जी. तो उसके बाद से आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि किसी तरह मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट तो दूं फाइनल. बट कोविड के बाद वो एक्चुअली हो नहीं पाया. देयर वर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट. तो फाइनली हम लोग दोनों अभी अपना अटेम्प्ट दिए. और अटेम्प्ट में मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो उसी में भगवान ने बोला कि भाई तुम्हारा नया पार लगा देते हैं. एंड फाइनली गॉड मेड इट हैपन. यस, वेरी गुड. देखो, ये जो सिचुएशंस है, आप लोग ये मत सोचना अगर ऋषभ का ये फरवरी में स्टार्ट करके रैंक लाया तो आप लोग भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करो, ऐसे नहीं होता. तो हाउ इट वर्क्स वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल. यस अमरीश, आप बताइए कैसे, आपको क्या लग रहा है? हाउ इट हैपेंड? बेसिकली जब CMA का मेरा जर्नी बेसिकली से शुरू हुआ था. इंटर में भी आपसे रिकॉर्डेड क्लास लिया था. उसके बाद फाइनल में जैसे आया, पास होने के बाद तो आपका ही क्लास
स्टार्ट किया था पहले, तो आपका जो गाइडेंस मिला था स्टार्टिंग में, जो एक वीडियो आप डालते हो कैसे फाइनल का प्रिपरेशन करना चाहिए, वो मैं देखा था। इंटर से पहले भी मैं वो सब देखते रहता, आपका वीडियो एंड बाकी सब सारा चीज मैं फॉलो करता रहता था। तो उससे एक गाइडेंस मिलता था कैसे क्या करना है, और बाकी सब तो दोस्त तो था सब हेल्प करने के लिए, कैसे पढ़ना है क्या चीज करना है, वो आपका गाइडेंस बहुत हेल्पफुल रहा। बाकी तो मेरा बोथ ग्रुप देने का प्लान स्टार्टिंग से ही था, तो स्टार्टिंग से यही प्लान था कि रैंक का थोड़ा कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटर में बहुत मेहनत किए थे रैंक लाने के लिए, लेकिन छूट गया वो, जो हो गया तो छोड़ ही दिए। लेकिन फाइनल में कोशिश किए, तो बोथ ग्रुप दिए, आ भी गया। बेसिकली मेरा बोथ ग्रुप में सेट ऑफ हुआ है, तो पहले जब सुबह देखा तो मेरा तो छोड़ ही दिया था कि रैंक आएगा नहीं, क्योंकि सेट ऑफ में हो रहा है, तो छोड़ ही दिए थे। लेकिन Yes. बाद में जब फ्रेंड देखने के बाद बोला कि नहीं तेरा रैंक आ गया, तो बहुत ऐसे ही अच्छा होता लगा। है बोथ ग्रुप में। यही मैजिक है कि टॉप 5% ही बच्चे बोथ ग्रुप में पास होते हैं, ठीक है। नॉर्मली 5 से 7% पास होते हैं जितने बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं। अब उस बोथ ग्रुप में 5% ही पास हो रहे हैं, तो इसका चांसेस यही है ना कि बोथ ग्रुप वाले को रैंक मिलेगा, तो देयर इज हाई चांस कि आप पास होते हो और आपका रैंक आ जाता है। तो ये शुरू से हम लोग शुरू से बच्चों को ये गाइड करते आए हैं। बट क्या होता है कि रैंक लाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया बोथ ग्रुप। तो बोथ ग्रुप का माइंडसेट कैसे बनाना चाहिए, जैसे आदर्श ने बोला कि देखो वो तो एक एक ग्रुप ही ट्राई करता था, ठीक है। इसके पहले इंटर में भी शायद आपने एक एक ग्रुप दिया था ना आदर्श? हाँ सर, इंटर में भी सिंगल सिंगल करके दिया। एक ही ग्रुप देता था, फाइनल में भी एक ही ग्रुप करके। आपने ग्रुप 3 भी दिया था क्या पहले? नहीं, ग्रुप 3 नहीं, ग्रुप 3 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया अभी। तो ये ग्रुप 4 पहले दिया, उसमें मिस हैपनिंग हुआ, नहीं हुआ रिजल्ट, तो सोचा क्लासेस सारा किया वही है, तो फिर क्यों ना इस बार दोनों ग्रुप के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करके दे दिया जाए। तो ये चीज आपको समझने का दरकार है कि हम लोगों को ग्रुप 3 ग्रुप 4 दोनों का तैयारी इस तरीके से करना है कि बस दोनों ग्रुप देना है। ये दोनों ग्रुप जब आप देने लगते हो, चांसेस होता है कि कुछ स्ट्रेस आता है थोड़ा सा, बट अगर आप बने रहते हो कंसिस्टेंटली उस स्ट्रेस पर, तो दोनों ग्रुप का एडवांटेज यही मिलता है कि रैंक आ सकता है। राइट, आप लोग को कैसे मोटिवेशन आया जय किशन और ऋषभ की दोनों ग्रुप देना है, जबकि आप इतना लेट स्टार्ट किए थे फिर भी? राइट सर, तो क्या है कि मेरा तो मैं जब सीएमए में एंट्री लिया था, तो मेरे पास में क्लियर कट मेरे बड़ों से इंस्ट्रक्शंस था कि आपको 2 ग्रुप ही देना है हमेशा साथ में। तो मैं अगर ट्राई करता तो मुझे लगता है कि मैं 3-4 साल जो फाइनल नहीं दे पाया, तो वो हो सकता है कि मैं एक एक ग्रुप करके ट्राई करता तो हो जाता। बट सिंस वो मेरे बड़ों से इंस्ट्रक्शन था, मेरे फैमिली में भी बहुत जन सीए हैं, तो उनसे इंस्ट्रक्शंस था कि नहीं बोथ ग्रुप ऑलवेज हैज एन एडवांटेज, तो इसीलिए मेरा माइंडसेट यही था। एंड जय किशन भी आई गेस जब एंटर दिया था तो बोथ ग्रुप सर दिया था मैं, और मेरा फाइनल का सर फर्स्ट अटेम्प्ट इससे लास्ट अटेम्प्ट ही दिया था मैं दिसंबर में, जस्ट ओनली 9 मार्क्स से सर रह गया था। तो इस बार हम सोचा कि बोथ ग्रुप ही देते हैं एक साथ प्रिपरेशन करके, तो इस बार निकल ही गया सर। तो मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था दिसंबर में एक ग्रुप का? हाँ सर, दिसंबर में ग्रुप 3 दिया था, तो उसमें 9 मार्क्स से रह गया था सर। अच्छा, मतलब आप लोगों ने दो, आदर्श और इसका दोनों का एक ही केस, कि आप एक बार एग्जाम दिए और फिर फेल हो गए तो बदला लिया इंस्टीट्यूट से रैंक लेकर। हाँ हाँ सर। हमें फेल किया तो अब तुमसे रैंक लेकर आएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यही होता है डियर स्टूडेंट्स, देखो आप लोग इन लोगों के एक्सपीरियंस से सीखो कि आपको पहले माइंडसेट वैसा जचाना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को दोनों ग्रुप देना है। अब दोनों ग्रुप देने में कुछ चैलेंजेस तो रहते हैं, ठीक है, एक अलग प्रेशर तो बना रहता है, बट उस प्रेशर के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो वो प्रेशर एक्चुअली लगता नहीं। तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहूंगा कि मतलब जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या होता है ना, उतना ही टाइम तो उतना ही रहता है, 24 घंटा ही रहता है, तो उसमें दोनों ग्रुप का जब प्रिपरेशन करते हैं तो गिव अप करने का मन नहीं करता है कि लास्ट मोमेंट पे आके मन करता है कि यार एक ही ग्रुप दे आते हैं? ऐसा होता है क्या आदर्श, आपके साथ हुआ था क्या? नहीं सर, गिव अप का तो ऐसा कुछ नहीं था, डिसाइड करके ही रखा था कि अब तो दोनों ही देना है। तो अकॉर्डिंगली प्लान उस हिसाब से करके ही रखा था कि डे वाइज शेड्यूल मेंटेन करना है कि इतना दिन में ये क्लास खत्म करना है, इतना दिन में ये क्लास खत्म करके फिर रिवीजन पे जाना है। तो वो सब प्लान ऑलरेडी था ही। तो उसके हिसाब से ही फिर प्लान करके पूरा मैंने एक एक्सेल मेंटेन किया था। तो उसमें सब आपके मैं, पास एक्सेल के सामने कंप्यूटर में है? सर अभी है नहीं, एक्चुअली मैं बाहर आया था तो वो लैपटॉप में घर पे है अभी, तो नहीं तो मैं दिखा था आपको पूरा, मतलब मेरा 6 मंथ का डे 1 से लेके जब एग्जाम खत्म हो रहा है वहां तक का पूरा एक एक दिन का शेड्यूल मेरा उसमें लिखा हुआ था, मेंटेन था। तो वो सब प्लान करके मैंने किया था। तो उसी तरह से मतलब
एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है ना आपके पास कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, तो फिर आपको दिमाग में वो क्लिक होता है कि अरे मैंने इतना तो कर लिया है, फिर थोड़ा ही करना है, फिर इतना बच गया है, तो उस हिसाब यस। से एक मोटिवेशन भी रहता है। आप भी ऐसा कुछ एक्सेल में शेड्यूल मेंटेन करते थे ऋषभ? सर मैं तो हैंड रिटन शेड्यूल मेंटेन करता था, मेरा एक सेपरेट कॉपी रहता था, तो उसमें मुझे कौन से दिन कौन सा क्लास हम और जयकिशन साथ में करने वाले हैं, कौन सा हमारे इंडिविजुअल क्लासेस होने वाले हैं, उसका हमारा इंडिविजुअल शेड्यूल रहता था। तो हम कोशिश करते थे कि वो रिटन डाउन रहे और वो अचीव हो, हालांकि होता कभी नहीं था 100% तो। 100 नहीं होता था बट मैक्सिमम हो जाता था। राइट 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 सर। राइट। आपका अमरीश? सर बेसिकली तो पहले धीरे धीरे स्टार्टिंग के आफ्टर रिजल्ट के बाद थोड़ा कम ही होता है, जैसे बाकी लोग बोला है, तो मेरा भी वैसे ही कुछ सिचुएशन था। तो ट्रेनिंग व्रेनिंग की में थोड़ा धीमा चला था, लेकिन बाद में जब आफ्टर कंप्लीट होने के बाद तो एकदम हैंड रिटन नोट से एकदम शेड्यूल बना के एकदम टाइट के मुझे इस टर्म में देना है और देना ही है। तो ऐसे करके मतलब पूरा हैंड रिटन नोट से लेके शेड्यूल बना था कि मुझे इतना दिन में इतना क्लास कंप्लीट करना है। तो बेसिकली उस टाइम तो मेरा कंप्लीट हो गया था ट्रेनिंग पीरियड, तो मुझे पूरा दिन मिलता था। तो मैं सुबह से लेके जितना हो सके एक टारगेटेड वे में काम करता था। तो धीरे धीरे चीजों को कंप्लीट किया एंड एज शेड्यूल एग्जाम भी दिया। वेरी पहले नाइस, से वेरी नाइस। सो अमरीश का मेरे पास फोन आया था अभी थोड़ा देर पहले कि सर मैंने एग्जाम दिया, रैंक का नहीं बोला उस समय, वो बोल रहा था कि मेरा जो मार्क्स है ना वो उतना नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैं पास हो गया, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो ये इंसिडेंट मेरे को याद दिला दिया जब मैं सीए बना था। उस दिन मैं ना अपने एक फ्रेंड के, हमारे साथ एक और रैंकर जुड़ रहा है देवाशीष, तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे वो देखने गया था रिजल्ट। तो रिजल्ट देख के मैं तो सीए पास देख के बहुत खुश होकर नीचे उतर गया। तो नीचे उतर के घर, मतलब फ्रेंड का घर ऊपर 3rd फ्लोर में था, मेरा घर 1st फ्लोर में था। तो नीचे उतर के मैं तो झूम रहा हूँ कि मैं पास हो गया, मैं सीए बन गया। तो पापा क्या थे, कलकत्ता के बाहर थे, पापा को फोन किया कि सीए बन गया हूँ। लाइक तुरंत उससे कितना आया, मैं बोला इतना आया। रैंक कितना आया, रैंक तो नहीं आया। तो कुछ बोले नहीं। फिर बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या तुम फिर से एग्जाम दो और रैंक लाओ? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ सुने नहीं है कभी, ऐसा तो होता नहीं। नहीं नहीं, तुम पता करना, कल हम जब आएंगे तो हम इंस्टीट्यूट में जाके पता करेंगे, क्योंकि पास होने में क्या रखा है। बोले, आपको कौन बताया कि पास होने में सब कुछ रखा है? ये कौन सा एग्जाम है, आपको कैसे पता? एग्जैक्टली। तो फिर क्या है, धीरे धीरे वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिए। बाद में आने के बाद ऐसा कुछ बोला नहीं, बट मेरे को लगा यार एक्सपेक्टेशन का तो कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा एग्जाम है, इसमें पास हो जाए आदमी, इसका ही वैल्यू है अल्टीमेटली। तो इस तरह से ये अब खुद से आपके साथ तो आपका फादर खुद ही है जो आपको बोल रहा था कि फिर से मतलब क्या करेगी मार्क्स और आ जाए। तो पॉइंट ये है कि भाई जो मिला वही भगवान का प्रसाद है, अब समझ लो डिग्री मिल गया, अब आगे पैसा कमा के बदला लो। समझ गए? अब पैसा कमा के बदला लो कि मार्क्स कम आया था ना, पैसा कमा के भरपाई करेंगे। ऐसा मत सोचो कि मार्क्स ज्यादा आने से ही मेरा सक्सेस है। ओके, वेलकम देवाशीष। कहाँ से हो आप, क्या रैंक आया आपका? जी मेरा इंटर में 16th रैंक आया है। इंटर में 16th 16वां रैंक। रैंक आया। जी सो जी जी देवाशीष एज एन इंटरमीडिएट, अभी इंटर क्लियर किए हैं और 16वां जी। रैंक आया, 16। आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर यू आर? मैं दुलियाजान आसाम से हूँ। आसाम कहाँ, आसाम से? जी आसाम में दुलियाजान। दुलियाचंद, जी दुलियागंज, अच्छा। वेरी नाइस। आसाम में मतलब वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर डूइंग सीएमए और आप उनमें से एक ऐसे हो जो इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 16। वेरी 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 नाइस, वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग, थैंक सुपर, यू सर। कांग्रेचुलेशंस। सेम और सीए में आपसे लिया था। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सारे बच्चे अपने ही हैं यहाँ पे। आप देखो, आपको भी और मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं बहुत सारे फाइनलिस्ट जो रैंकर्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जय किशन अग्रवाल, उसके साथ ऋषभ है, आदर्श है, अमरीश है, तो ये सब सीएमए फाइनल के रैंकर्स हैं। तो जी आप सर। यहाँ पे जुड़े हो, तब इनकी स्ट्रेटेजी को भी समझो और अपना लेगेसी को मेंटेन करना है अब आपको, जी सर। राइट? जी तो आसाम से पहले एक चीज बताओ, आपको ऐसा इंस्पिरेशन ही कैसा है कि सीएमए करना है? एक्चुअली मैं सीए भी कर रहा हूँ। पहले मैंने सीए ज्वाइन किया था, तो उसके बाद सीएमए का ब्रांच यहाँ में जब खुला था दुलियाजान में हम लोग के टाउन में, हम्म। तब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ में चलो ब्रांच है तो ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, ब्रांच खोला तो लगा ज्वाइन कर लो सीए का, जी 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 सीएमए का। सीएमए का, अच्छा ओके। मैं वैसे सीए भी कर रहा हूँ, अभी सीए फाइनल में भी हूँ मैं। तो मेरा सर एक क्वेश्चन था
क्या? जी अभी जैसे सीए फाइनल और सीएमए फाइनल दोनों में ही वो है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। तो लेकिन सीए फाइनल में अभी थियोरेटिकल जैसा कर दिया ये सब्जेक्ट। तो इसका प्रिपरेशन मैं कैसे करूँ? मतलब सीएमए का अगर मैं कोचिंग लेता हूँ तो वो कवर हो जाएगा वो सीए फाइनल भी? नहीं, अभी आपका सीए फाइनल न्यू सिलेबस आ गया ना पूरा। जी जी जी। तो अभी न्यू सिलेबस का भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है चीज, वी हैव टू वेट। बट तब तक आप सीएमए फाइनल का स्टार्ट कर देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सीएमए फाइनल से काफी कुछ मैच हो जाएगा, बाकी नहीं तो सब यूट्यूब पे मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वेरी गुड। नाम देखो क्या है, थोड़ा मस्ती मस्ती का बात करते हैं, है ना। तो सीएमए जब आप एग्जाम देते हो, है ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि ये लगातार चलता है। जैसे सीए का एग्जाम तो क्या होता है कि आपका एक एक दिन का गैप देके होता है, सीएमए का एग्जाम बोथ ग्रुप एक साथ चलता है। तो ये बोथ ग्रुप एक साथ को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब वहां उसी प्रेशर को सोच के लोग जनरली ग्रुप छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि यार एक ही ग्रुप देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक एक करके आपसे सबसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, मतलब उसके लिए पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए सो दैट वो इजीली मैनेज हो जाए। ऑलराइट, तो आप स्टार्ट करिए देवाशीष से, चलिए आप बताइए इंटर के हिसाब से। इंटर के हिसाब से एक्चुअली मैंने तो सीए में जब मैं सीए इंटर जब क्लियर किया था तब एक एक ग्रुप करके मैंने क्लियर किया था। तो उसकी वजह से मेरा सीएमए का हो चुका था, इसलिए मुझे एक एडवांटेज मिल गया था, तो इसलिए मैंने सीएमए का बोर्ड ग्रुप ऐड किया था। मतलब सीए का आपका पहले ही क्लियर हो चुका था क्या? जी 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 जी। तो आपको सीएमए का बोथ ग्रुप देने के समय वो एक एक दिन में पढ़ाई करने का कुछ तैयारी करना पड़ा पहले से? जी सीएमए का तो मैं सोच रहा था, मतलब लास्ट मोमेंट तक मैं सोच रहा था कि एक ग्रुप दूं या बोर्ड ग्रुप दूं। तो देखते हैं, मतलब बोर्ड ग्रुप ही लास्ट में जाके बोर्ड ग्रुप ही दे दिया। सीएमए एफएम जो सेकंड ग्रुप का जो सब्जेक्ट है सीएमए एफएम, वो जब एग्जाम मैंने दिया था मेरे को लगा था कि उसमें शायद अटक सकता है वो सब्जेक्ट, मेरे को अटका सकता नहीं, है। मेरा क्वेश्चन देवाशीष वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक दिन में पढ़ाई कैसे करते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है? प्लानिंग तो मैंने जैसे लास्ट मोमेंट में मैंने स्कैनर फॉलो किया था, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जो क्वेश्चन आया था मैंने उसमें ज़्यादा फोकस किया था लास्ट मोमेंट। तो डे बिफोर एग्जाम के लिए क्या तैयारी किया, मतलब बस डे डे बिफोर बिफोर एग्जाम, एग्जाम में आप खोला, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये क्वेश्चन है। जी डे बिफोर एग्जाम में तो मैंने, मतलब आपने जो कराया था वो फॉर्मूला वगैरह वो देखा था, थोड़ा लॉजिक देखा था। तो और स्कैनर में जो सुचिता प्रकाशन का जो स्कैनर आता है उसमें जो भी क्वेश्चन था उसको गो थ्रू किया। ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, एक दिन में कवर होता नहीं है 100% सिलेबस। तो बस ऐसे ही करके गया था मैं, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट का क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस किया था मैंने एग्जाम के पहले। तो ओके, मैंने देखा क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, मतलब जो पहले आ चुका है वो भी रिपीट होता है फिर क्वेश्चन। रिपीट होता है। जी कुछ कुछ पेपर में नहीं होता बट मैक्सिमम में होता है। जी जी जी, बहुत सारा इस बार बहुत टफ था, बहुत टफ था। मतलब हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि देवाशीष का ये हुआ कि देवाशीष सिंस सीए ऑलरेडी किया हुआ था तो उसको ऐसे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, और वो फॉर्मूलाज देखकर पास्ट ईयर का क्वेश्चंस को जो देखना था थोड़ा बहुत देखकर जितना हो पाया वो देख के चला गया। ऑलराइट, ग्रेट। यस आदर्श। यस सर। तो डे बिफोर एग्जाम के लिए मतलब एक हो गया प्रैक्टिकल पेपर और एक हो गया थियोरेटिकल पेपर। तो दोनों को अलग अलग तरीके से अप्रोच किया था मैंने। जैसे कोई थ्योरी हो गया, लॉ का पेपर हो गया, तो उसके लिए 1 डे बिफोर के लिए एक शॉर्ट समरी बनाना पड़ता है कि ताकि अगर उसको आप अगर एक बार गो थ्रू कर लो तो पूरा वो टॉपिक आपके माइंड में रिकॉल हो जाता है। जैसे फिर कोई कॉस्टिंग का सब्जेक्ट हो गया तो 1 डे बिफोर एग्जाम में आपके पास टाइम ही इतना कम है कि आप सम तो सॉल्व करने में बैठ नहीं सकते पूरा। तो जब रिवीजन का टाइम होता है उस टाइम आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये सम मेरे को देखना है। तो वो सम का मैंने किया था कि ट्रिक कहीं पे एक पूरा ब्लैंक पेपर पे लिख लिया था कि इंस्टीट्यूट का सम का ये इलस्ट्रेशन नंबर ये है और उसका ट्रिक ये है, और उसका जो भी मुझे यूनिक फीचर लगा उसके हिसाब से ABC कैटेगरी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ताकि मेरे को लास्ट डे पे सिर्फ वही देखना है कि बस इतना सम देख लिया तो हो गया बस पूरा, तो पूरा मतलब। ये तैयारी आप पहले से कर लिए थे सारा? हाँ, वो रिवीजन के टाइम से मैं पूरा अपना कर रहा था डे बिफोर के लिए। यस, वेरी गुड। आपका क्या विचार है जय किशन और ऋषभ? सो सर हम लोग तो देखिए, हम लोग सर क्लास ही मतलब लेट से स्टार्ट किए थे हम लोग। तो हम लोग क्लास पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, शॉर्ट नोट्स तो ऐसा हम लोग कुछ बनाया नहीं सर। पर हम लोग जो भी करते थे कि मतलब क्लास के साथ ही हम लोग कंप्लीट कर लेते थे ताकि मतलब बाद में सर रिवीजन करने का मौका मिले नहीं मिले। एंड सर क्या है कि वो क्लासेस के टाइम से ही ना
हमने वो 2016 सिलेबस का जो भी टर्म्स पहले हो गया है, हमने उसका एनालिसिस बनाया था। तो उससे क्या है कि हमें पता था कि विच आर द इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ पर हम लोग को पहले से 100% से ज्यादा फोकस रखना है। तो हम लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे विद क्लासेस ओनली। एंड उसके बाद जो कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी चीजें होती थी, उस पर हमें पता था कि हमें पता होनी चाहिए, बट लास्ट डे रिवीजन नहीं भी हो तो चल जाएगा, वो स्ट्राइक ये कर जाएगा। कैसे पता करते थे कि क्या बी है, क्या सी है, क्या ये है, कैसे पता चलता था? सर हमने क्या किया ना कि यूट्यूब थोड़ा सा फॉलो किया, और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर है वहां से पेपर्स मिल जाता था। तो हम क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक आ रहा है ज्यादा फ्रीक्वेंटली, हम ये मार्क कर लेते थे। एंड उसके बाद में वो टॉपिक्स का हमारे पास लिस्ट होता था कि कैटेगरी ए है, ये बहुत सारे टर्म्स में आ गया है, ये कुछ टर्म्स में छूटा है, कैटेगरी बी, और जो सबसे कम आया है वो कैटेगरी सी हो जाता था। उसके बाद जैसे मेरा एक अलग से था कि मैं डे बिफोर एग्जाम के लिए मुझे वो टॉपिक्स मेरी आंख के सामने दिखने चाहिए थे, तो मैंने अपनी मम्मी के व्हाट्सएप नंबर के साथ में ग्रुप बना रखा था डे बिफोर एग्जाम नाम से। तो वहां पर मैं नोट करके रखता था कि मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक्स 100% देखना है, और कैटेगरी बी में ये है, इसको गो थ्रू करना है, और कैटेगरी सी में ये है, इसको मैं एग्जाम के 1-1.5 घंटा पहले एक बार गो थ्रू कर लूँ तो हो जाएगा। मीन्स वो एबीसी एनालिसिस आपने पूरा किया था बैठ के। Right. ऐसा आपने भी किया था देवाशीष? जी मैंने वैसे पास analysis पेपर के बाद इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं किया था मैंने, वैसे इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया था मैंने लेकिन मैंने वही लास्ट 10 अटेम्प्ट्स का जितना भी क्वेश्चन थे उसमें ज्यादा फोकस किया था। गुड। तो इस बार ये समझने का है कि फाइनल्स में कैसे हैंडल करना है। अब देखो, आदर्श का भी मैच हुआ है और ऋषभ का भी मैच हुआ है। अमरीश, आप बताइए आपका क्या था? सर मेरा पहले से टारगेट था कि डे बिफोर एग्जाम, जैसे मैं आपका बहुत सारा वीडियो देखता था, तो पहले से रिहर्सल करना, बेसिकली प्रैक्टिस करना मुझे ज्यादा ये बेनिफिट दिया, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन पहले से मतलब पूरा रेडी रहता था कि मुझे अगर एग्जाम नेक्स्ट मंथ देना होगा तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगा। तो मैं घर में बैठ के मैं सारा एग्जाम दिया, मतलब 5 टर्म का पेपर रहता है, एक एक पेपर को प्रिंट आउट निकाल के लाता था, हर दिन एक एक पेपर में एग्जाम देता था घर में बैठ के। उसके बाद खुद ही सजेस्टेड आंसर को मिला था कि कहाँ मेरा गलती हो रहा था। तो जब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा 3 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाता था। लेकिन एग्जाम हॉल में जब जाके देखा तो मेरा पेपर 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा अटक जा रहा था, मुझे थोड़ा मैसेज करना पड़ रहा था। तो बहुत के दिया था, उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि मुझे इतना टाइम में मुझे ये कंप्लीट करना है। उसका एक अंदाजा लगता है जो मेरे 2 छूट जा रहा है तो इतना टाइम में होगा। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि डे बिफोर एग्जाम का प्लानिंग, जैसे नोट ग्राफिकल चार्ट बना के चिपका के रखना है, वैसा सब A to Z मेंटेन करके रखता था। तो डे बिफोर एग्जाम जैसे बहुत हेवी बुक उसको पलटना बहुत मतलब देखने के बाद ही मन ना करे ऐसा, और कॉन्टिन्यूअस एग्जाम रहता है हम लोगों का, तो बीच में छुट्टी भी नहीं रहती, लास्ट की तरफ बहुत एनर्जी मतलब नहीं भी मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता था। तो मैं क्या करता था, व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लेता था, तो उसमें जैसे थियोरेटिकल पेपर के लिए मैं वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखता था कि मैं एटलीस्ट उसको बार बार सुन लूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मेरा पहले से मैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि ग्रुप में मैं अकेले ही रहता था, तो उसी में मेरा काम बन जाता कि मेरा टॉपिक ये है, मैं इतना देर में बोल लूँ, तो बोल के उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखा था क्योंकि ये थियोरेटिकल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और लास्ट की तरफ बेसिकली DT ये सब बहुत हेवी चैप्टर रहता है, तो उसको कंप्लीट करने में थोड़ा बहुत रिकॉलिंग में थोड़ा इशू हो सकता है। तो पहले से मैं ये बना के रखा था, तो डे बिफोर एग्जाम मुझे बहुत हेल्प हुआ। और ये जो डे बिफोर एक मैं पहले और एक भी चीज बनाया था कि छोटा सा एक बुक बना लेता था, एक सब्जेक्ट का एक छोटा एक एक्सरसाइज बुक रखता था, उसमें मेन जो उसी को मैं लिख रहा था, तो उसको जब भी मैं रिवीजन करूंगा उसी को पहले करूंगा जो ये कैटेगरी का रहता है, तो उससे बहुत हेल्प मिली। तो ये आप जो बना रखे हैं ना, ये सब मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपके पास पड़ा होगा तो, क्योंकि आपके कुछ काम नहीं आएगा, हम लोग बच्चे लोग को दिखाएंगे कि कैसे पढ़ते हैं। ठीक है ऋषभ, तुम भी अपना भेज देना अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो, जो भी है फोटो खींच के PDF बना के भेज देना। हाँ जी आदर्श, आप बोल रहे थे कुछ? हाँ सर, कैन आई टेक लीव? मेरे को भी घर जाना है, मैं सुबह 3 बजे से यहाँ इंस्टीट्यूट में ही रुका हूँ अभी। अच्छा हो गया, खत्म हो रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, बच्चा लोग भी बोर होता है। तो ये सब बातें करके हम लोगों का क्या कंक्लूजन निकलता है? देखो, आप सबसे कॉमनैलिटी को देखो। सबसे पहले एक माइंडसेट, मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, आप लोग अग्री डिसएग्री कर सकते हो। सबसे पहले एक कॉमन माइंडसेट की देना है भाई दोनों ग्रुप, वो बीच में ना कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि शायद और इफ और नो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए।
अगर आप लोग का माइंडसेट में बैठा हुआ है दोनों ग्रुप, तो दोनों ग्रुप के हिसाब से डेली का प्लान बनता है और उसी हिसाब से आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हो। देवाशीष के केस में थोड़ा सा कम था वो चैलेंज, बिकॉज उसका सी इंटर किया हुआ था, तो देवाशीष इजिली ऐसे ही कैचअप करते। तो दूसरा चीज है कि आपका जो अपने यहाँ पर माइंडसेट की बात करें, उसके बाद आपको थोड़ा सा 1 डे बिफोर का प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग रखना है। ठीक है, 1 डे प्रिपरेशन अगर आप देखें तीनों में कॉमन था कि जैसे ऋषभ और जय किशन मिल के पास पेपर का एनालिसिस किए, पूरा क्वेश्चन नंबर वाइज उनको पता है कि किस चैप्टर में क्या पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर में कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक पूछ रहा है। ऐसा एनालिसिस आदर्श आप भी किए थे क्या? हाँ सर, सब चैप्टर वाइज, मतलब मैंने तो सारे सब्जेक्ट में ऐसा किया हुआ था, एबीसी एनालिसिस सब में किया हुआ था। और ये चीज आप देखिए अमरीश भी बोला और ये चीज देवाशीष भी किया, बाय डूइंग पास्ट पेपर्स ही फोकस्ड ऑन मोस्ट ऑन पास्ट पेपर्स एंड ही कुड मैनेज। तो ये दो माइंडसेट और दूसरा डे बिफोर का तैयारी के लिए आपने समरी बनाकर पास्ट पेपर एनालिसिस एटलीस्ट किया, जैसे समरी नोट भी नहीं बनाया तो पास्ट पेपर एनालिसिस आपको एक बूस्ट दे दिया। और तीसरा क्या होता है ना, देखो आपका अल्टीमेटली एक खुद का विल पावर भी होता है कि मेरे को करना है, बस विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बीच में ये नहीं सोचना है कि नहीं हुआ होगा कि नहीं, गिव अप का कोई यहाँ पे देखो कोई तीनों चारों में ऐसा नहीं था कि डर डर के करो, श्योर होके करा नहीं तो एग्जाम तो देंगे इस बार पूरा अपना बेस्ट देंगे। तो जो भी कुछ हुआ नहीं हुआ, वी कुड गेट द थिंग्स दैट वी वांटेड। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ होता है क्या, जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि सीएमए जो रैंक लाते हैं ना वो लोग कोई दूसरा ब्रीड के होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मतलब आप लोग क्या खाना पीना कुछ अलग खाते हो, कुछ अलग स्पेशल डाइट, कोई मेडिसिन लेते हो जिससे रैंक आता है? हाँ सर 2-3 चीजें जो हम लोग अलग करते हैं। एग्जाम जब देने जाते हैं तो उसके एक दिन पहले हमें बुखार की दवाई, सरदर्द की दवाई खानी पड़ती है। वो तो देखो कॉमन है, सबके साथ हट जाता है इंसान इतना ज्यादा ना कि वो तो होता ही है। और बट पॉइंट ये है कि दे आर ऑल्सो नॉर्मल बच्चा लोग, ऑल लाइक यू। एंड बहुत बार लोग है ना, कई बार हम लोग देखते हैं कि जो रैंक आते हैं उनको ये समझते हैं कि यार वो लोग अलग ब्रीड है, हम लोग अलग है, दे आर डिफरेंट। ऐसा कुछ नहीं है, दे आर ऑल नॉर्मल स्टूडेंट्स। अच्छा एक और चीज बताओ, इंस्टीट्यूट आप लोग के साथ बुरा किया गया, मतलब बुरा क्यों नहीं किया? बाकी लोग के साथ नंबर नहीं दिया, आप लोग को नंबर दे दिया, ऐसा क्यों किया? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूट ने नंबर नहीं दिया सर, 50 नंबर का करके एक्सपेक्टेशन था, मेरा नंबर आया सिर्फ 32। उसमें पहला चीज तो मैं बोलूंगा कि सिलेबस जो है ना पूरा कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि एबीसी एनालिसिस कर लिया तो ए वाला देख लिया, बी वाला देख लिया, सी को गोली मार दिया, ये देख लेंगे जो होगा वो। सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड टॉपिक करके चले जाए। ऐसा नहीं हुआ, वो आपने बोला, बहुत अच्छा बोला। बोलो इंस्टीट्यूट आपके साथ कुछ वैसा प्रॉब्लम क्यों नहीं किया? मुझे तो ऐसा लगता है मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स इंस्टीट्यूट ने दे दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। देवाशीष को लग रहा है इसको एक्स्ट्रा मार्क्स ही दे दिया, बट बाकी लोग को क्यों नहीं दिया? आपको ही क्यों दिया? इंस्टीट्यूट को आप क्या पसंद आ गए थे? बाकी लोग ने प्रिपेयर नहीं किया होगा उस हिसाब से सर। तो इंस्टीट्यूट को कैसे पता चला कि आपने प्रिपेयर किया है ज्यादा? क्योंकि हमने जो प्रिपेयर किया है वो हमारे कॉपी में लिखा होगा ना सर। यस, उस हिसाब इट्स ऑल बाय वे ऑफ एफर्ट्स। तो अगर कल को आपको आदर्श कोई पूछे फॉर एग्जांपल कि यार मेरे को यार देख 50 नंबर मिलना था, मेरे को 38 मिला, तो क्या जवाब दोगे आप? मैं तो यही बोलूंगा कि जिस हिसाब से प्रिपरेशन होगा तेरा, उस हिसाब से तूने लिखा होगा, जो इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके तुम आंसर में लिखो, थोड़ा एनालिसिस करके लिखो, तभी जाके तुम पास हो पाओगे। कि ऐसा नहीं है कि तुमने एक्सपेक्ट कर लिया कि 50 का लिखा है तो 50 आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, अच्छा ऋषभ से एक क्वेश्चन है, ऋषभ और जयकिशन से कंबाइंड क्वेश्चन है कि अगर कोई आपको ऐसा बोले कि पता है मैंने देखा बहुत सारा मार्कशीट, हर एक सब्जेक्ट में, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सब में 55 55 55 55 बहुत जन को मिला है, मतलब इंस्टीट्यूट ढंग से चेक नहीं कर रहा, आप क्या बोलोगे उसको? एक्चुअली मेरे को ना ऐसा लगता है कि ये कोई इंस्टीट्यूट बायसनेस कर रहा है या उसको ऐसा कुछ पता है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपको सर बहुत ही ऑनेस्टली बताता हूँ कि आप अगर आज मेरे को बोलो कि ऋषभ तू अपना सारा पेपर्स मंगा ले और मेरे को सर्टिफाइड कॉपीज भेज दे, तो आपको पता चलेगा कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब, मैं ठीक से लिखा भी नहीं होगा, हो सकता है प्रेजेंटेशन में जहाँ पर 6 था उसको करेक्ट करके ओवरराइट करके 8 भी किया हूँ। बट अल्टीमेटली ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इंस्टीट्यूट के एक वीडियो में देखा था कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, हम आपके साथ हैं। तो वो कहीं ना फैक्टर प्ले करता है कि आपका कंटेंट में थोड़ा सा ना आपका एफर्ट दिखना चाहिए। यस, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट।
अब जब किसी का 55 आ रहा है तो वो एक एक्सेप्शन है, मान लो मैच हो रहा है बाई चांस, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट जानबूझ के 55 बैठा रहा है। और मैं इसमें आपको एक एड ऑन कर देता हूँ, बहुत बार कुछ पेपर जो हार्ड होते हैं उसमें ना इंस्टीट्यूट कई बार देखता है कि जिस बच्चे का मार्क्स 38 to 40 आया तो सबको 40 दे दो, किसी बच्चे का मार्क्स 50 to 53 में आया या 49 to 52 आया सबको 55 दिलवा देता है। बहुत बार ऐसा होता भी, मॉडरेशन बोलते हैं इसको, दैट इज पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोटोकॉल, तो बहुत बार होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके कारण वो आपको फेल करे, नॉर्मली उसके कारण, प्रोटोकॉल के कारण उसमें बच्चों को पास किया जाता है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल से इंस्टीट्यूट फेल नहीं कर सकता, ये उनका अधिकार के खिलाफ है। तो ये मॉडरेशन होता है बट इट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, नॉर्मली इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा मार्क। उसको आप वेरीफाई करने के लिए आप कभी भी अपना पेपर मंगा के चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्स्ट्रा ही मिला है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो। राइट, सो इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन। देखो हो सकता है और लंबा चले तो बहुत मजा आएगा, बट समहाउ वी हैव टू लिमिट, बच्चों को भी एक लिमिटेड ज्ञान ही चाहिए होता है। हम लोग फिर कभी अगर जरूरत लगा तो फिर से कभी वापस आपके साथ मिलेंगे और इंटरेक्ट करेंगे, और हम लोगों को साथ बने रहना है ना। लाइफ में मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जैसे जो इनका सीएमए हो गया, इट्स नॉट दैट आवर रिलेशनशिप हैज कम टू एन एंड, आई ऑलवेज से दैट इट हैज गॉट अ न्यू बिगिनिंग। आवर रिलेशनशिप हैज टेकन अ न्यू शेप एंड न्यू बिगिनिंग, so most probably we'll be in touch together. I'm very keen to formulate a new program for all the qualified students who want to learn further, grow in life further. मैं बहुत जल्दी उस पे एक प्रोग्राम बनाऊंगा, तो आप लोगों को इनवाइट करूंगा सुनने के लिए कि वो कैसे वर्क करेगा। I'm already into process, so I will be starting, which will be helping you to climb the next ladder of your life. So आप बने रहिएगा टच में हमारे साथ, ऐसा नहीं कि हमारा रिश्ता बस आपके साथ खत्म हो गया। बहुत बार बच्चे होते हैं ना, पास होने के बाद सब चीज अनसब्सक्राइब, सब ग्रुप से निकल जाओ, अब अपनी नई जिंदगी जिएंगे, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप बने रहेंगे टच में, फॉलो करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग मिलकर और अच्छा करेंगे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। और जो हमारे इंटर वाले स्टूडेंट हैं जैसे देवाशीष है, अब आपको फाइनल के लिए वापस एक थोड़ा सा बोल्ड अटेम्प्ट लेना है ना, अपना लेगेसी कंटिन्यू रखना है, थोड़ा और फोकस रहना है। आप इन सब जो सीनियर्स को आप जब देखे हो, इनको आप लिंक्डइन पे टच भी कर सकते हो, फ्यूचर में कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो। आप भले ही आसाम में एक छोटे से जगह पर हो, आप ऐसा मत सोचना कि आप अकेले हो, पूरा कम्युनिटी आपके साथ है, एंड दे ऑल विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू ऑलवेज, ठीक है। अगर आपको बंगाली में हेल्प चाहिए तो बंगाली भाषा से कम्युनिकेट होना है तो आप अमरीश माझी को कनेक्ट कर लेना, ही इज अ वेरी माय डियर चाइल्ड एंड ही विल हेल्प यू टू द बेस्ट। एंड आप लोग बाकी लोग जो भी कुछ एनालिसिस किए हो मेरे साथ शेयर जरूर करना, जो भी आपने अपने पढ़ाई का जरिया बनाया था, जिससे क्या है कि मैं बहुत बार बहुत चीज बोलता हूँ, स्टूडेंट्स उस चीज को कितना एब्जॉर्व करते हैं वो पता नहीं चलता, बट आप जब किए होंगे और उसको मैं प्रेजेंट कर दूंगा ना तो स्टूडेंट्स उस चीज को रियलिस्टिक समझेंगे और उसमें काम करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर अ ग्रेट इंटरेक्शन एंड आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सर। जाते जाते आपको कोई एक शॉर्ट मैसेज देना है, हर बच्चे के लिए, समझ लो आपका वीडियो जा रहा है, मतलब एक लाइन में या दो लाइन में उसको एक मैसेज देना है, इंस्ट्रक्शन देना है कि आप इस तरह से करो, आपका हो जाएगा। चलो एक एक करके फटाफट, पहले आदर्श दे दो फिर निकल जाना, आपको लेट हो रहा है। अच्छा, डू योर ऑल द क्लास विद 100% डिसिप्लिन। फिर से बोलो, समझ में। डू योर ऑल द क्लासेस विद 100% डिसिप्लिन। सारी क्लासेस के बाद, वेरी गुड। नेक्स्ट ऋषभ सर, वो टीवीएफ एस्पिरेंट्स का एक स्टार्टिंग डायलॉग है सर, डिसिप्लिन, आपको परसिवियर करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब ये थोड़ा कई बार हाइपोथेटिकल लग रहा है, इसको थोड़ा इजी करो। इजी करने का मतलब ये है कि सर आपको क्लासेस करनी है तो बहुत डिसिप्लिन के साथ करनी है, आप कुछ मिस नहीं कर सकते, किसी भी तरह का फाकी नहीं मार सकते, आपके नोट्स ठीक रहने चाहिए, क्योंकि फाइनल क्या है कि 2 साल 3 साल का जर्नी है, तो वो क्या है कि आप नोट्स इस तरह से बनाओ, क्लासेस इस तरह से करो कि आपको 2 साल 3 साल बाद भी जब पढ़ना हो तो नोट्स शुड बी एनफ आपका प्रिपरेशन को स्टडी करने के लिए। वेरी गुड। दूसरा चीज है कि आप रोज सुबह उठेंगे, एक नया सुबह होगा, आप इसी मोटिवेशन के साथ उठेंगे कि हमको आज पूरा करना है टारगेट्स, बट पूरा संभव नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही रियलिस्टिक बात है सर। तो आप रोज रात को इसी निराशा के साथ सोएंगे कि आज मेरा टारगेट नहीं हुआ, लेकिन आपको ये सोच कर सोना है कि सुबह फिर से वही नया होने वाला है और हम लोग को सुबह फिर से वही कंसिस्टेंसी दिखाना है। वेरी गुड, हर दिन एक नई शुरुआत के साथ और नए जोश के साथ। वेरी नाइस। किशन आपकी तरफ से। सर मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी सब्जेक्ट मतलब कंप्लीट करना है और सारा सब्जेक्ट का हर टॉपिक कवरेज में लेना है, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट हर टॉपिक को कुछ ना कुछ मार्क्स में कवर करके पूछता है, चाहे वो एमसीक्यू हो या सर कोई भी क्वेश्चन के अंदर ही कुछ पॉइंट बना के पूछ देगा। वेरी गुड। तो वो जो भी होना चाहिए सर कवरेज के साथ पूरा कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ करके जाना है। यस अमरीश। सर मैं बेसिकली 3 चीज बोलूंगा। पहले एकदम डिटो प्लानिंग करना है,
क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, जो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो 5 नाम से पता चल जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको पहले कवर करो। तो एंड जब भी रिवीजन करो उसको स्टार्टिंग रिवीजन करो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा उसको पहले रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। कि अमरीश के हिसाब से क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि आपको सब कुछ पहले एबीसी कर लेना है, सब चीज का क्या आता है नहीं आता है प्लानिंग कर लो, और दूसरा उसका रिहर्सल जरूर करो कि डे बिफोर एग्जाम के लिए आप पढ़ पाएंगे कि नहीं। उसके लिए आप किसी भी तरीके से एक एक दिन का जो टेस्ट है 3-3 घंटा बैठ के दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप कैसा कर पा रहे हैं 3 घंटा का ड्यूरेशन में या 1.5 दिन का ड्यूरेशन में। यस देवाशीष, लास्ट आप क्या एडवाइस करेंगे इंटर स्टूडेंट्स को? जी मैं एडवाइस करूंगा कि चाहे वो फॉर्मूला हो या प्रोविजन हो, कुछ भी उसके पीछे का लॉजिक अंडरस्टैंड करने में थोड़ा फोकस कीजिएगा। तब क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाता है और क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे फिर। और वही है, और पास्ट पेपर्स जो भी है उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। मैंने देखा है कि सीए में भी क्वेश्चंस रिपीटेशन होता है, पहले का वो क्वेश्चंस आता है। तो मोस्टली मैं वही कहूँगा, वर्क हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव। Yes, thank you so much for all your advices. I hope some students would get something from this. Even if one student can actually pick up whatever we share today, we have contributed one CMA to the nation. Okay, so it is very good, and I wish you again all the best. चलो आपका ध्यान Thank you, sir. रखो, आपका टाइम नहीं लेते हैं। Bye bye, take care, all the best. बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स सर।